प्रणाम आप सभी साथियों को। और कल जैसा कि मैंने शाम को लाइव के लिए अपनी बातें रखी थी कि लाइव संवाद के जरिए मैं कुछ चीज़ों का जवाब दूंगा। स्वाभाविक है, कोई भी निरपराध व्यक्ति अपने दोषारोपण है उसको अगर सह जाता है तो। सुभाष जी स्वागत। बाबू नमस्कार। संटू भैया प्रणाम। जय श्री राम। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक भाइयों को इस लाइव के माध्यम से जोड़ें और अभिषेक सोनू जी जय परशुराम के खास तरीके से मैं जवाब दूंगा और उसी के लिए मैं लाइव आया हूं खास करके। सुवेश भैया जय परशुराम। राजीव रंजन जी स्वागत है। अभिषेक बाबू प्रणाम। अक्षय राज जी स्वागत है। पप्पू दुबे जी स्वागत है। आकाश बाबू नमस्कार। और मैं पर्सनल आईडी से लाइव आने का फैसला किया। बिल्कुल शेखर जी, हमेशा स्नेह बना रहेगा हम लोग भाइयों के बीच में। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस लाइव को पहुंचाने का कष्ट करेंगे। मैंने पक्षों में इस लाइव को बांटा है। सबसे पहला एक पक्ष उसका होगा जो संगठन के निस्वार्थ कार्यकर्ता हूं। निश्चित रूप से जो स्थिति संगठन के अंदर उत्पन्न हुई है वो कुछ पदाधिकारियों के व्यवहार के कारण हुई है, उस पर मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। और अगर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, संगठन के अंदर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो संगठन के अंदर परंपरा है कि उनको बेइज्जत करके निष्कासित कर दिया जाए, उनके साथ गाली गलौज किया जाए और सोशल मीडिया पे जब रख दें तो उनके परिवार पर कीचड़ उछाला जाए, उनके व्यक्तिगत जीवन पे कुछ कीचड़ उछाला जाए जिससे शर्म के मारे वो आपका जवाब न दें। जय परशुराम मृत्युंजय जी। विपिन बाबू स्वागत है। नीरज पांडे जी स्वागत है। गौतम जी स्वागत है। राजीव जी स्वागत है। अक्षय जी स्वागत है आपका भी। मैं चाहूंगा कि इस लाइव संदेश को आप जो जरूरी लोग हैं उन तक पहुंचाएं। बलराम जी स्वागत है आपका भी। पिछले लाइव में मैंने कुछ बातों को उठाया था। इस संगठन में जहां तक बात है, इस संगठन के रजिस्ट्रेशन के दौर से, स्वागत है सूर्यांश जी, दीपक जी स्वागत है। इस संगठन के बीजारोपण के दौर से इस संगठन में मैं हूं। नितेश जी स्वागत है। और इस संगठन को सींचने का काम किया है, चाहे वो जमीन पे हो, चाहे जहानाबाद उपचुनाव हो, चाहे दिल्ली में इसकी नींव गुड़गांव में हिमांशु जी के माध्यम से रखा गया हो, राहुल भैया के माध्यम से रखा गया हो, दीपक बाबू नवादा के हैं उनके माध्यम से रखा गया हो, शेखर भैया मुजफ्फरपुर के उनके माध्यम से रखा गया हो, फरीदाबाद में बलराम जी के माध्यम से रखा गया हो, गाजियाबाद में राजू पांडे जी के माध्यम से रखा गया हो। संगठन में सारे व्यक्ति को बेइज्जत करके और निकालने की परंपरा मैं देख रहा हूं। एक भी व्यक्ति जो इतना समर्पित व्यक्ति, जो लाखों रुपया संगठन पे खर्च कर रहे हैं, उन्हें संगठन में निर्लजता के साथ उनके व्यक्तिगत जीवन पे कीचड़ उछालकर और जिन पे आरोप सिद्ध नहीं हो सकता उन पर कीचड़ उछालकर, उनके व्यक्तिगत जीवन पे कीचड़ उछालकर, और आप खुद को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर रहे हैं। अंकित जी स्वागत है। विपिन जी आपका भी स्वागत है। शुभम बाबू स्वागत है। प्रिंस जी स्वागत है। संदीप जी स्वागत है। तो जय परशुराम विकास बाबू, सबसे पहला चीज, संगठन में मैंने पिछले लाइव के दौरान भी हिसाब को लेकर बातें रखी थी। मैंने कहा था कि संगठन में हिसाब होना चाहिए। मैंने शुरू से कहा संगठन में महीने की पैसे की जरूरत होती है कि मंथली एक्सपेंस इतना है आपको डिफरेंट चीजों के लिए।
तो बिल्कुल राजीव रंजन जी, आपने शेखपुरा का कमान संभाला। शेखपुरा के गांव गांव जाकर संगठन खड़ा करने वाले अगर कोई हैं तो इस लाइव में जुड़े हुए राजीव जी हैं। अच्छा जी, स्वागत है। और उनके ऊपर भी दोषारोपण किया जा रहा है। तो सारे कार्यकर्ताओं का बलिदान लिया जाता है और एक व्यक्ति को सर्वोपरि बताया जाता है। देगा वो लगता है जैसे कि क्या मतलब उस पर प्रोपेगेंडा उनके पक्ष में। मैं उनसे सबसे पहला सवाल करता हूं जो आंख मूंद कर इन चीजों पर विश्वास करते हैं, इन आधारहीन बातों पर विश्वास करते हैं। मैं ये भी कहूंगा ये लाइव लंबा होगा, मैं कर आया हूं आप लोगों के बीच में। पहला चीज, कल हिसाब रखा गया, ठीक है, कहा गया वेबसाइट पर इसका ब्यौरा डाला जाएगा। बहुत बढ़िया। 4 महीना रैली को बीत चुके हैं, संगठन में कोई हिसाब नहीं जानता। संगठन में 20 व्यक्तियों के बीच हिसाब रखा गया, यह काल्पनिक कहानी गढ़ी गई। क्या वो 20 व्यक्ति भी हिसाब देने के काबिल हैं? आज की तारीख में वो 20 में से एक भी हिसाब दे सकते हैं क्या? दे देंगे हिसाब क्या? ये डायरी है, इसमें बहुत सारे पन्ने हैं, देख रहे हैं आप? मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, इस डायरी में बहुत सारे पन्ने हैं। ऐसे मैं पन्ने आपको दिखा रहा हूं, देखे आपने? इसमें 24 लाख का हिसाब है, पता है आपको? पढ़ लिया आपने हिसाब? इस कैमरा के आगे मैं पन्ना लेकर बैठ जाता हूं और मैं इस पन्ने में 24 लाख का आपको हिसाब दिखा रहा हूं। पढ़ लिया आपने? ये कार्यकर्ताओं के मुंह पे तमाचा मारते हैं आप। और सवाल नहीं करे तो उसके मां बाप पे जाते हैं आप हमको पढ़ाई लिखाए थे, आप पैदा किए थे हमको। कौन होते हैं आप पूछने वाले? कौन होते हैं आप पूछने वाले मेरे घर के बारे में? आप हु आर यू? मेरे जैसा पढ़ा लिखा लड़का अपने जीवन में हम अपने जीवन में अपने एक मुकाम पर हैं, निस्वार्थ भाव से समाज के बीच में अपना कीमती समय देता हूं और इस ऐसे व्यक्ति को मैंने पढ़ाया जिसका छवि, मैं एक और बात मैं कह दे रहा हूं, मैं बहुत क्रोध में हूं, मैं बहुत क्रोध में हूं और मैं क्या बोल जाऊंगा मुझे कुछ अंदाजा नहीं है। तो हिसाब देने का तरीका है कि जो जिलावार चंदा हुआ, रसीद के बंडल जो बटे थे, उनसे जो उनके जो पैसे कलेक्ट हुए, उनका ब्यौरा आप देंगे ना। लाइव के में 24 पन्ना दिखाने से हिसाब समझ में आ जाता है। आपको आ गया क्या? देख रहे थे, आपको आ गया क्या? आप दीजिएगा मेरे को हिसाब। और मां बाप पे सवाल पूछते हैं आप। किसको गोली मारिएगा? संगठन इतना लोग छोड़ के गया, इतना लोगों का संगठन में योगदान था, सबको बेइज्जत करके संगठन से निकाला गया। माननीय अरुण जी, संरक्षक, बिल्डर, 3 महीना तक सिक्योरिटी गार्ड का पैसा दे रहे थे, आधा पैसा ले लिए, काम निकल गया। बरबीघा में जो अनाथ बच्चा था, भूख से भूखमरी हुआ था, उसके परिवार का पूरा खर्च उन्होंने वहन किया था। बिल्कुल पप्पू दुबे जी, मैं क्रोध में हूं, लेकिन क्रोध इसलिए है, आक्रोश इसलिए है क्योंकि किसी निर्दोष या फिर जिसके ऊपर एक आरोप नहीं लगाया जा सकता उसको आरोप लगाया जा रहा है। इसलिए नहीं होगी, तार्किक होगी। मैं जो कह रहा हूं वो प्रमाणिक होगी। तो
अरुण कुमार सिंह जी, उनको निष्कासित कर दिए। अविनाश कुमार काजू भैया आज संगठन में नहीं है, जो बरबीघा कुठौत के बच्चों को जो देखभाल कर रहे थे। अशोक राय जी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, एक वेल क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग नहीं है। राहुल भैया नहीं है। हिमांशु जी, इतना सारा काफी योगदान है उनका संगठन के अंदर, वो भी नहीं है। संटू भैया जिन्होंने संगठन को खड़ा किया, इस लाइव में भी जुड़े हुए हैं। नवादा से ही इस संगठन को हाइप मिला है, ये अंडरलाइन फैक्ट है। नवादा से ये संगठन बढ़ा, और उसको बढ़ाने में गया गांधी मंडप के धरना में भी लोगों को नवादा से 10-10, 15-15 गाड़ी से लाने वाले अगर हैं तो वो संटू भैया हैं। और नवादा में संटू भैया के जाने के बाद जो संगठन बैठा है वो आज तक नहीं उठ पाया, आज तक नहीं उठ पाया। आपको इतना जलन है, दीपू सिंह का एक वीडियो आया हुआ था, नीतीश कुमार के मानव श्रृंखला के आलोचना में उन्होंने बेरोजगारों का श्रृंखला बनाने का एक वीडियो डाला था, उसका व्यू 2 लाख गया। तरीका बहुत बढ़िया था बनाने का। ऐसे व्यक्ति को एक साधारण कार्यकर्ता से भी जलन होती है, एक साधारण कार्यकर्ता के नाम से भी जलन होती है, एक साधारण कार्यकर्ता के नाम से भी जलन होती है। आपका हिस्ट्री हम नहीं जानते। संजय भैया लखीबाग पैसा से भी मदद किए, उन्हें निकाला गया। पिंटू मुखिया जी, उनका भी एक समय योगदान था, पैसा देने के लिए वो भी सही थे, और संगठन से निकालना जब था तो उन पे भी 10 आरोप लगाया गया। आज हम पे भी आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन हम पे जो आरोप लगा रहे हो, इसको सिद्ध करने का तुम्हारे अंदर अगर शक्ति होगा तो सिद्ध करना। ऐसे तो आरोप ही तर्कहीन, तथ्यहीन है। किसी के शादी में आप जाते हैं तो वो शादी कोई माइक माला मंच का तो कोई जगह नहीं होता, माइक माला मंच का जगह नहीं होता ना, माइक माला मंच का जगह नहीं होता। वो शादी में जाते हैं तो माइक माला मंच नहीं लगता ना, तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि मेरे परिवार आके आप ही को माला पहना देते तो आप पहचान जाते कि कौन आया है नहीं आया है? क्या बेतुकी बात करते हैं आप। मेरे पिताजी से मिलने आप मेरे गांव नहीं गए हैं क्या? नमस्कार शशि भैया। शशि भैया को भी, शशि भैया के चलते सुदर्शन जी से संपर्क हुआ इनका। सुदर्शन जी संगठन में मेरे सामने कहे, मेरे मुंह पे 8 लाख रुपया उन्होंने खर्च किया है। शशि जी को निकाल दिया गया संगठन से। सुदर्शन जी लाभ वाले व्यक्ति थे, पैसा आ सकता था, सुदर्शन जी से लाभ लिया जा रहा था। तो यहां जब तक तो यूज एंड थ्रू की नीति अपना रहे ना। कौन सा समाज सेवा है भाई, कौन सा सामाजिक संगठन है भाई जो यूज एंड थ्रू की नीति पे चलता है? बिल्कुल सच्चिदानंद भैया, सत्य की विजय होगी। इस प्रकार के चीज और समाज के बीच अगर मैं खुल के कोई बात कहूं तो आप मेरा आलोचना करेंगे, मेरे ऊपर पारिवारिक लाछन लगाएंगे। निकिता जी को भी संगठन से निकाला गया, क्यों निकाला गया भाई? पूछिए उनसे कि पॉपुलैरिटी कम हो जाती। एक लेडीज होकर जितना एग्रेसिवली वो पार्टिसिपेट करती थी संगठन के अंदर, वो देखने लायक होता था, और उनसे उनको खतरा महसूस होने लगा कि कहीं हमसे आगे न निकल जाए, इसलिए संगठन से निकाल के मामला फिनिश। झूठ सच आरोप लगाया गया। आज निकाला गया उस लेटर पैड पे, उसका पीडीएफ निकाल के आप देखिए, जो आरोप लगाया गया था उस आरोप को साबित कर सकता है क्या कोई संगठन में? किसके कहने पे होता था ये सब? गाली गलौज ये जो करने वाला है, उस सब 12th और ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट लड़का सबका गैंग बना रहता है, और वो सब फर्जी आईडी बना लेता है। और जब पूछिएगा गाली गलौज मत कीजिए, आप निर्दोष होकर कह रहे हैं गाली गलौज नहीं करना है। आपको नहीं पता है कि गाली गलौज कौन कर रहा है? कौन गाली गलौज करवा रहा है? ये नहीं पता है आपको? नहीं पता है आपको कि गाली गलौज कौन करवा रहा है? क्या मुर्दा का भी फेसबुक आईडी बनता है क्या? मुर्दा का बनता है क्या फेसबुक आईडी? मुर्दा आके गाली गलौज करता है?
और चिन्हित आदमी को ही गाली गलौज करता है? ऐसा क्यों है? आयुष को निकाला गया, श्वेता जी को निकाला गया, नीलाभ को निकाला गया, संजय मिश्रा जी और बल्लभ बादशाह जी भी संगठन से छोड़ के चले गए। क्यों? तो चेन चलता रहेगा ना, जोड़ते रहेंगे, एक आया एक गया, एक आया एक गया, क्या दिक्कत है? मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं ना आप अपने पृष्ठभूमि का जवाब दे दीजिएगा हमको। आप फौज में थे, रोज पोस्ट डाला जाता है, फौज छोड़ के आए हैं आप, देश सेवा करते थे, समाज सेवा के लिए आपने फौज छोड़ दिया, समाज सेवा के लिए आपने फौज छोड़ दिया। 75 पोस्ट जो ये समाज में पॉपुलैरिटी या फिर जिसका आप दावा करते हैं ना, वो इसी प्रकार के झूठे प्रचार पर जिंदा है। वो सच आप 12th और नॉन ग्रेजुएट लड़कों के आंखों से छुपा सकते हैं, वो सच आप समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के से नहीं छुपा सकते। आप बताएंगे कि आप फौज में कितनी साल नौकरी की? एक बतौर सिपाही नौकरी में मैंने सुना है 15 साल लोग करते हैं। आपने क्या 15 साल नौकरी की? 8 साल नौकरी की कि नहीं? 8 साल में आपने फौज क्यों छोड़ा? किन परिस्थितियों में छोड़ा? और क्या कोई फौज छोड़ सकता है? क्या कोई फौज से रिजाइन कर सकता है? एक सिपाही 8 साल में रिजाइन कर सकता है? फौज से भाग गए थे और भागने वाले बताते राष्ट्र सेवा करते हैं क्या? क्या भागने वाले को राष्ट्र सेवक कहा जाता है? राष्ट्रभक्त कहा जाता है क्या? और नहीं है तो आप पेंशन मिलता है कि नहीं? आप बताइए हमको। पहला सवाल, आपने एक व्यक्ति को मैंने ब्लॉक किया, व्हाट्सएप कॉल से परेशान कर रहे थे जनाब। आगे चलिए, पृष्ठभूमि पे मैंने एक बात की थी, पृष्ठभूमि को लेकर मैंने एक बात की थी। आगे चलिएगा आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है? आपकी पृष्ठभूमि, एक दैनिक जागरण में खबर छपा, वो खबर 2016 की है। अरवल पुलिस स्टेशन केस नंबर 191/16। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको डालूंगा, कमेंट में मैं आपको स्क्रीनशॉट डालूंगा। अरवल पुलिस स्टेशन केस नंबर 196/16, डेट 22/10/2016। धारा लगा आईपीसी का 399 और 402। फादर्स नेम मनेश्वर शर्मा उर्फ लव शर्मा, विलेज राज खरसा, पुलिस स्टेशन अरवल। जो शायद आईओ है उनका नाम रवि रंजन जी है। खबर क्या है मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। पूर्व सैनिक समेत 5 कुख्यात गिरफ्तार। सुनिए खबर को। आपने व्यक्तिगत आक्षेप किया था ना, व्यक्तिगत आक्षेप किया था ना। जिला पुलिस को फिर एक बड़ी सफलता हासिल हुई। उसने पटना औरंगाबाद NH98 स्थित नगर थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव के समीप एक लाइन होटल से पूर्व सैनिक समेत 5 कुख्यात अपराधियों को दबोचने में सफलता हासिल की है। उन लोगों के पास से एक रेगुलर पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस तथा 2 चाकू की भी बरामदगी की गई है। पुलिस ने उस मारुति जैन कार को भी जब्त कर लिया है जिस पर सवार होकर वो लोग आए थे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें गया स्थित अशोक नगर निवासी आशुतोष कुमार, कोच थाना के अहियापुर निवासी आशुतोष कुमार, कोच थाना क्षेत्र के अहियापुर निवासी पूर्व सैनिक को, एक मिनट, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें गया स्थित अशोक नगर निवासी आशुतोष कुमार, कोच थाना क्षेत्र के अहियापुर निवासी रोहित कुमार, मोहनपुर डंगरा निवासी मोहम्मद, इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, मोहम्मद जावेद, आयुष कुमार और नीरज कुमार शामिल हैं। पुलिस आयुष तथा नीरज के घर का पता
चल कर रही है। एसपी दिलीप कुमार मिश्रा ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि अपराधी गया से अरवल की ओर चले हैं। पुलिस उन लोगों की टो में लगी थी। यह जानकारी मिली कि वो लोग प्रिया होटल में रुके हुए हैं। अहियापुर अरवल के पास एक गांव है अहियापुर, ठीक है, क्या होटल है पता कीजिए। पुलिस, मैंने केस संख्या भी आपको बताया, मैंने आपको केस संख्या भी बताया, यह खबर भी मैं आपको बता रहा हूं। प्रिया होटल में रुके हुए। जानकारी मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार साह के नेतृत्व में छापेमारी दल गठित कर वहां भेजा गया, जहां से उन लोगों की गिरफ्तारी हुई। एसपी ने बताया कि आशुतोष सेवानिवृत्त सैनिक हैं, सच में सेवानिवृत्त हैं। उसके नाम से जम्मू कश्मीर से पिस्टल का लाइसेंस निर्गत था, जिसकी बरामदगी की गई है। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिक को जेल चले जाने के कारण उसके पिस्टल के लाइसेंस स्वतः रद्द हो गया था, बावजूद वह उसे लेकर घूम रहा था। गैर कानूनी पिस्टल, और जेल जाने के कारण रद्द हुआ था। आप बताएंगे क्यों जेल गए थे? आपका पृष्ठभूमि। एसपी ने बताया कि यदि उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती तो वे लोग किसी बड़ी घटना का अंजाम दे सकते थे। अभी मैं और चीज बताऊंगा। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार जावेद ट्रक लूट के 8 कांडों का फरार अभियुक्त है। उसके खिलाफ वजीरगंज, मोहनपुर, गया, टेकारी तथा महाकार थाने में मामला दर्ज है। इसी प्रकार नीरज के खिलाफ भी लूट तथा डकैती के 4 मामले दर्ज हैं। सब झूठ है, सब झूठ है। और तो पिछले केस में जेल गए थे और ये केस दर्ज है। अब मैं एक चीज और बताता हूं, आपका खुलासा करता हूं आपके सामने। साकेत जी, आप भी लाइव में थे, आप लाइव सुन रहे होंगे। साकेत जी, एक माननीय के संगठन में उस समय ये हुआ करते थे। माननीय के पास इनकी पत्नी, ये तो सम्मान पूर्वक किसी के परिवार का भी नाम नहीं लेते हैं, इनकी पत्नी ने रोते रोते फोन किया और माननीय से कहा कि मदद कीजिए। माननीय ने एसपी को 2 बार फोन किया। तीसरा बार जब माननीय ने एसपी को फोन किया, और यह बात मुझे बताया गया है माननीय के द्वारा, विपुल जी इस संगठन से नहीं जाने हैं, आपको गलतफहमी है। आशुतोष जी, अगर आपको लगता है कि ऐसा बात हम उनसे जानकर कर रहे हैं तो आपकी गलतफहमी है। ना उन्होंने बताया, ना उनके किसी परिवार के सदस्य ने मुझे ये बताया। ये आप लोगों के बीच ये मैंने विरोध में देखा। ये सब चीजें मुझे सिर्फ एक जो नवादा में हत्याकांड था उसकी जानकारी थी, और उसकी भी प्रॉपर जानकारी नहीं थी। मैं पूरी पृष्ठभूमि के बारे में जानता भी नहीं था। ना कोई बचपन का संबंध है, ना आप हमारे रिश्तेदार हैं, ना कुटुंब है, ना कोई यारी रहा आपसे मेरा कभी, ना स्कूल सीनियर हैं। कैसे भी किसी व्यक्ति के पृष्ठभूमि के बारे में मैं जान सकता हूं? लेकिन आज 2 साल बाद मैं रियलाइज कर रहा हूं कि फौज जैसे और जो इंपॉर्टेंट सेंसिटिव जॉब्स होते हैं उसमें क्यों बैकग्राउंड चेक कंपलसरी होता है। मैं आज इस चीज को रियलाइज कर रहा हूं। एक गलत पृष्ठभूमि का व्यक्ति भविष्य में भी सही हो जाए, इसकी संभावना बहुत कम रहती है, और ऐसे लोगों को सेंसिटिव जॉब्स में नहीं लिया जाता है। थाना से क्यों चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, मैं इस चीज को भी आज समझ पा रहा हूं। आप पे इतना गंभीर आरोप है, और हम लोग जैसा लोग आपके साथ घूमता था, हम लोगों को क्या प्रतिष्ठा का डर नहीं था? हमारा प्रतिष्ठा क्या, यही प्रतिष्ठा हम आपसे जोड़ेंगे? इसी प्रतिष्ठा को क्या आपसे हमको जोड़ना है? मुझे बार बार कहा जाता है कि आपको मंच, माला, माइक दिया जा रहा है, तो ये जो आपका काम है उसको भी हम जोड़ें अपने साथ। बताएंगे आप? एक हत्याकांड जिसके बारे में मुझे जानकारी थी, तो भूमिहारों में आपसी संघर्ष होता है, किसी का गोतिया से लड़ाई है, कुछ लड़ाई है, होता है, बहुत सारा चीज होता है। तो हम नहीं जानते थे कि आपका क्या मैटर है। आई डिड नॉट नो।
नवादा का मैटर था, कौन था क्या था भाई नहीं जानते थे हम। ठीक है, आप कुछ अच्छे चीज के लिए बढ़े। आप अंगुली माल डाकू का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो डाकू जो है उस संत बना, बुद्धत्व को अपनाया, तब ना बुद्ध को उसको शरण मिला। बुद्ध का शरण कैसे उसको मिला? लेकिन आपका तो कुछ छुट ही नहीं रहा। संगठन के अंदर हर एक शीर्ष पदाधिकारी, जितने संरक्षक हैं, सबको गाली गलौज, सबको गाली गलौज। जो व्यक्ति माननीय सांसद, पूर्व सांसद अरुण बाबू के पिताजी ब्रिजनंदन शर्मा जी पर धूल उछाल सकता है, जो प्रदेश नहीं राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक संघ के नेता रहे हैं, नेतृत्व किया है उन्होंने, आप उनकी हैसियत, प्रतिष्ठा, रुतबा किसी के सामने आप खड़े नहीं होते हैं। आप उनको बेइज्जत करते हैं, तो फिर हम जैसा लोग पे कीचड़ उछालने में आपको कितना टाइम लगेगा? जो ब्रिजनंदन शर्मा जी को बेइज्जत कर सकता है, वो हम जैसा लोग पे तो एकदम कभी भी कुछ भी कर सकता है। इतना ही नहीं, केस में फंसाने की धमकी दी जाती है संगठन के विरोध करने वाले लोगों को। फलाना बंदी में नाम दे देंगे आपका, आप बोलिएगा तो फलाना बंदी में नाम दे देंगे। रेल ट्रैक जाम किए हैं हम, रेल ट्रैक जाम करने पर जो एफआईआर हुआ है उसमें पूछता है आपके साथ अज्ञात इतने लोग थे, उन लोगों का नाम बताइए, उस नाम में आपका नाम चढ़ा देंगे। कल मुझे यह भी बोला गया, संसद मार्ग थाने में मुझे आईओ ने पूछा कि फलाना व्यक्ति कौन है। इसी के लिए संगठन बनाए थे आप? तो आपका जीवन बर्बाद, तो बाकी का भी जीवन बर्बाद कर देना है। कम उम्र के लड़का जिसको बुझाता नहीं है, उसको दूल लपड़ मार के उसको घर में भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। उसको कौन सा क्रांतिकारी बना रहे हैं आप? 30 से थाना तोड़ने की बात आप करते हैं, किसको उकसाते हैं? पूरा बिहार शांत है, तो आप 30 से थाना तोड़ के क्या करना चाहते हैं? आप कहां थाना तोड़वाना चाहते हैं? बर्बाद कर देना है क्या एक पीढ़ी को क्रांति के नाम पर? विपुल जी, जो बात झूठ है उसका मैं जवाब दूंगा क्या? आप भी अजीब सवाल करते हैं हमसे। और मैं व्यक्तिगत बात करूं आपके बारे में, मलवा डिहरी आपका महमर है ना। अपने ममेरे भाई के लड़कों पर जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उन पर केस कौन ठुकवाया? जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं उन पर केस कौन ठुकवाया? अगर आप जहां के रहने वाले हैं वहीं के हम भी रहने वाले हैं, उसी क्षेत्र के हैं, उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, आप मेरे अगर चंद बातों को जान सकते हैं और उस पे बेबुनियाद कीचड़ उछाल सकते हैं, तो ये मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है आपके बारे में पूरा चिट्ठा, पूरा कुंडली निकालना। क्या ये करने के लिए संगठन में हम जुड़े थे? दूसरे के प्रतिष्ठा को उछालने से पहले 100 बार सोचिए आप। राजनीति में बहुत दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, कोई किसी का प्रतिष्ठा नहीं उछालता है साहब। आप राजनीति करते हैं, इस तरह से राजनीति होती है क्या? कौन देश में राजनीति करता है इस तरह से? समाज के गिरिराज बाबू को गाली दे रहे हैं आप। कौन स्टेटमेंट दिया था? कौन स्टेटमेंट दिया था? आगे टिक्का पीछे टीक, भर भर थारी खा है मीट, कौन बोला था ये बात? समाज, संगठन चंदा लेते हैं समाज से,
समाज के चंदा का इस्तेमाल, लाखों रुपया का इस्तेमाल, ये लाइव सिटीज, सिटी पोस्ट लाइव जो पोर्टल चलता है, इस पे स्व प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। आपके चंदा से ये आदमी समाज के नेताओं को गाली देता है, आपके चंदा से। झुठला देंगे क्या ये चीज? किसको खरीद लीजिएगा? ज्ञानेश्वर को खरीद लीजिएगा कि हमारे मीडिया प्रभारी मंटू मयंक को खरीद लीजिएगा? तो समाज का चंदा समाज के नेताओं को गाली देने के लिए मिलता है क्या? और मैं सवाल उठाऊंगा, किस किस को मार दीजिएगा? किसको मार दीजिएगा? केस में फंसा दीजिएगा, बर्बाद कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा? सब धमकी दे चुके हैं आप लोग। मेरे पास अभी काफी बात है। मैं कहूंगा एकदम किसी के व्यक्तिगत जीवन में मत जाइए, ये एकदम लक्ष्मण रेखा है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। आपने सुना होगा, एक रिकॉर्डिंग सुना होगा, उसमें कहा गया ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम आशुतोष कुमार का पैदाइश है। सुने हैं आप? सुने हैं कि नहीं सुने हैं? ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम आशुतोष कुमार का पैदाइश है। सुने हैं आप? कल चुन्नू शर्मा का फोटो बैनर पे डालिएगा और कल चुन्नू शर्मा के नाम पर शहादत दिवस मनाइएगा और फिर अगला कोई कहेगा कि चुन्नू शर्मा का नाम फलाना बाबू का पैदाइश है। समझते हैं पैदाइश क्या होता है? पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, 34 लाख के ऐड देके ब्रह्मेश्वर मुखिया बन जाएगा कोई है? और उससे भी बड़ा बात है कि आप उसको कवर कर रहे हैं। कैसा राजनीति करते हैं? आपको तो माफी मांग लेना चाहिए। जो इस प्रकार का गलती है, समाज अगर आप माफी मांग लेंगे तो समाज आपको बख्श देगा। समाज आपको बख्श देगा साहेब। लेकिन आप पोस्ट डाले हैं, मैं उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट डालूंगा इसमें, जिसमें आपने उसको भी कवर किया है, उस गलती को ढका है आपने। आपने कहा रिकॉर्डिंग फेक है, फेक वीडियो वायरल किया जा रहा है, ऑडियो वायरल किया जा रहा है, वीडियो वायरल किया जा रहा है। 36 मिनट का कन्वर्सेशन है साहब, वो 36 मिनट भी फेक है। आपकी बुनियाद प्रचार तंत्र पे टुकी हुई है, जो कि झूठ का प्रचार कर रहा है। 36 मिनट के ऑडियो में किन किन को गालियां दी गई हैं, आपकी दुविधा जानते हैं क्या है? जिस समय आप मान लेंगे कि वो ऑडियो में आपका जो भी है, आपका अगर वॉइस है, तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि आपने अनंत सिंह को, आपने पांडे बंधुओं को, सभी को गालियां दी हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं? हम जिम्मेदार हैं क्या? हम सिखाते थे क्या ये? तो आप तो कि मेरा भी प्रतिष्ठा मार लीजिएगा। मुझे कहा गया बुजदिल हो तुम, बुजदिल। गांधी जी भी बुजदिल थे। जो संत महात्मा प्रकृति के विचार के होते हैं वो भी बुजदिल होते हैं। गोली चलाना, लूटपाट करना, हत्या करना, बलात्कार करना, वही तो वीर पुरुष हैं धरती पर।
है ना? साहेब बोलते हैं आपकी काम किए, बंधुआर में काम किए, महिसौर में काम किए, साहेब बाढ़ और अथमल गोला में काम किए, बंदी बुलाए। ठीक था, संगठन के नाते मैंने भी सपोर्ट किया, लेकिन स्थिति, वस्तु स्थिति पर भी चर्चा होनी चाहिए ना। महिसौर में संगठन है क्या? महिसौर के लोग संगठन से जुड़े हुए हैं? ब्रह्मेश्वर मुखिया जी भी काम करते थे। उनका काम किया हुआ धरती आज भी उनका ऋणी रहता है। जिन क्षेत्रों में मुखिया जी का कर्म भूमि रहा, उस क्षेत्र के लोग लोक गीतों में उनका नाम लेते हैं। टेकारी क्षेत्र में जो लोक गीत बनता है उसमें मुखिया जी का नाम लिया जाता है। उनका वजूद है, उन क्षेत्रों में वजूद है। कर्म के बदौलत बने थे, प्रचार के बदौलत नहीं बने थे साहेब। बाढ़ अठमल गोला में क्या आपका वजूद है? वीरेंद्र सिंह मुखिया जी के मामले में आपने हस्तक्षेप किया था। क्या चाहते हैं कि इस क्रांति पर सब कुर्बान हो जाए? और उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। बाढ़ वीरेंद्र सिंह मुखिया जी हत्याकांड का भी वो स्थिति जो है वो अभी तक समझ में नहीं आती है कि क्या हुआ उस मामले में। पॉलिटिकल प्रेशर का जो इशू उसमें आया हुआ था। ऋषि जी, किसी का खेल खत्म करने का बात ही नहीं है ना। हम व्यक्तिगत वैमनस्यता लिए थे। हम आपसे कोई व्यक्तिगत, मेरा जिस व्यक्ति से स्वार्थ नहीं है, जिस व्यक्ति से मैं 1 रुपया की अपेक्षा नहीं करता हूं, वो व्यक्ति मेरे परिवार पे कीचड़ उछालेगा। जिस मां बाप ने बड़ा किया, आपने बड़ा किया क्या आपने बड़ा किया था मुझे, और मैं बर्दाश्त कर लूं? सवाल पूछूंगा मैं आरोप लगा सकता हूं, एक और गंभीर आरोप। जहानाबाद चुनाव को लेकर मेरे पे आरोप लगाया गया, फलाना व्यक्ति के कहने पे लड़ा, फलाना व्यक्ति के कहने पर बैठा। आपकी मंशा थी, क्या थी? आप ऐसे बैठना नहीं चाहते थे साहब। आप उसमें अर्थ लाभ चाहते थे। क्या आरोप लगाते हैं साहब आप? क्या इतना स्तर को गिराऊं मैं? आपने पिछले चुनाव में क्या किया? पिछले विधानसभा चुनाव में आपने टेकारी से प्रत्याशी दिया था। आपकी पत्नी थी प्रत्याशी, 998 वोट। आपने एबीपी से प्रत्याशी दिया था ललित मोहन सिंह, अरवल जिला से। टेकारी से प्रत्याशी, टेकारी से अनिल बाबू हार गए, चितरंजन बाबू यहां से भी हारे थे, अरवल से भी हारे थे। तो क्या इस बार भी सबको हरा देना है, या पैसा लेके चुनाव लड़वाना है लोगों को? बताइए हमको आप, और इस काम में हम आपका साथ देते रहें, बताइए। मैं इस बार मजबूर हो गया, मैं इतना आरोप हम पे लगाया लोग। आप बताइए, जो कम उम्र का लड़का है वो केस में फंस रहा है, उसका शादियों ब्याह होगा जी? कौन अपना बेटी का शादी करेगा उससे? जो 12th पास लड़का है वो बर्बाद तो हो ही जाएगा, रोड पे तो ऐबे करेगा, उससे कोई शादी करेगा जी अपना बेटी का? उसका भविष्य क्या है, उसके बारे में सोचे हैं? मां बाप सोचता है अपने बेटा के भविष्य में। आपको ममता है? आपको संगठन में लोगों को इसी तरह से आप निकालते हैं, आपको किससे ममता है? और ये 20-22 साल का लौंडा जिसको क्या समझ में आता है?
सुशील मोहन जी संगठन छोड़ के गए, वल्लभ बादशाह को इसके मेमोरियल हॉल से निकाला गया था, उस समय सुशील मोहन जी को भी इसके मेमोरियल हॉल से निकाला गया था। क्या मैं सुशील मोहन जी से यह कुबलवा लूं? और सुशील मोहन भी, उन पर भी आरोप लगेगा क्या? छली हैं, कपटी हैं, मक्कार हैं, गद्दार हैं, लगाइएगा आरोप। है हिम्मत? या उनके भी परिवार पे कीचड़ उछाल दीजिएगा? हां, लंबा लकीर। राजरंजन सिंह जी, बहुत अच्छी बात आपने की। बहुत बार कहा जाता है लंबा लकीर खींचिए हमसे। अरुण बाबू को गाली देकर, अरुण बाबू के पिताजी को गाली देकर, ब्रिजनंदन बाबू को गाली देकर लंबा लकीर खींचा जा रहा था। गिरिराज सिंह को जैसे तैसे बोल के लंबा लकीर खींचा जा रहा था साहब। मेरे परिवार पे लाछन लगा के भी लंबा लकीर खींचा जा रहा था। पिछले चुनाव में टेकारी अनिल बाबू के खिलाफ अपनी पत्नी को खड़ा करके भी लंबा लकीर खींचा जा रहा था साहब। इसी तरह से लंबा लकीर खींचना है क्या? और क्या मैं कहूं, मतलब हद है, नम हद है भाई। दिल्ली मीटिंग की बात की गई, मीटिंग की सूचना तक नहीं दी गई थी। और यहां से जहां मैं रहता हूं वहां पे जाने में 2.5 घंटा का वक्त लगेगा। मीटिंग की सूचना मुझे 3 बजे दी जाती है। मैं घर से निकलूंगा और वहां पहुंचूंगा कम से कम 6 बजेगा। मुझे घर लौटना भी होता है। मैं किस वक्त पे घर लौट पाता? और एक इंपॉर्टेंट, इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं। स्टेज पूरी तरह मिसमैनेज हुआ था। 7 नवंबर रैली का स्टेज पूरी तरह मिसमैनेजमेंट का भेंट चढ़ गया था। मेरी नाराजगी थी और उमेश भारद्वाज जी राष्ट्रीय संरक्षक है संगठन के, उनके बार बार कहने पर भी मैंने मंच संचालन नहीं किया था। उसके पीछे 2 कारण था। पहला कारण था प्रेस विज्ञप्ति आपने अपने मन से बनाया और संगठन को पॉलिटिसाइज उसी वक्त से कर दिया। दूसरा, अपने कार्यक्रम या मंच संचालन के रिगार्डिंग कोई बैठक नहीं की। किसी भी संरक्षक को शामिल नहीं किया गया। राहुल भैया अगर लाइव ये देख रहे होंगे तो राहुल भैया इस बात को उठाए थे। पुष्कर नारायण जी भी मेरे पास इस बात को आके रखे थे। क्या वो बताएंगे कि मैंने उन्हें क्या जवाब दिया था? क्या कहा जाए। इसके मेमोरियल कार्यक्रम में यह कहा गया कि मैंने 3 घंटा माइक पकड़कर बोला, साहेब मैंने इसलिए तो 7 नवंबर के कार्यक्रम में मंच संचालन ही नहीं किया। और जो भी व्यक्ति मंच से बोले थे वो आपके सहमति से, जिन लोगों को आपने बोला था उन्होंने भी बोला था। आपने आरोप लगाया कार्यक्रम के पहले लोगों को बोलने नहीं दिया गया। मैंने कार्यक्रम के पहले भी कुछ नहीं बोला था साहब। झूठ आरोप। और मैंने जिन लोगों को भी भाषण देने के लिए कहा था उन लोगों ने कहा कि जब सब लोग आ जाएंगे तभी हम भाषण देंगे। मैं क्या कर सकता था? क्या मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं आप? मैंने कार्यक्रम में भी, संगठन में अध्यक्ष के अनुरूप अगर काम करना होता है तो मैंने बिल्कुल अध्यक्ष के अनुरूप काम किया है साहब। संगठन में आपकी गरिमा, मैंने ये नहीं देखा कि आप सिपाही से रिटायर हुए हैं साहब। मैंने ये नहीं देखा कि आप 10वां पास है कि 12वां पास है साहब। आपसे ज्यादा क्वालिफिकेशन में रखता हूं। आप हमसे राजनीतिक सिद्धांत पे बात कर लीजिए, बहुत चीज पे, बहुत विषय पे। आप हमारे सामने नहीं टिक पाइएगा। फिर भी आपको अपना समाज के प्रति, आपके काम के लिए मैंने आपको इज्जत दी, प्रतिष्ठा दी, और उसके बदले में आप मुझे
आरोप लगा के आप बदला ले रहे हैं हमसे, इसका रिवार्ड दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं मेरे साथ। बैनर 500 कहा गया है कल के लाइव में, बैनर 200 भी नहीं छपा होगा, उसका भी मैं रसीद इसी के कमेंट बॉक्स में आपको डालूंगा, नंबर भी होगा उनसे और रसीद का जो डिटेल है वो भी होगा। और ये नहीं बताएंगे साहब कि 60,000 रुपया से अपने नाम का पोस्टर पूरा गांधी मैदान में छपवाए थे, ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? ₹3 लाख की बात की गई, किसे रुपया दिया गया यह भी नहीं बताया जा रहा है। सबसे बात पहला कि 3 लाख रुपया तो था ही नहीं कहीं। सब जानते हैं, मेरे साथ जाने वाले उत्तम बाबू, अंकित, कितना आदमी को तुम झूठ बुलवाओगे? हिमांशु राय, कृष्णमोहन राय, हिमांशु राय के, कृष्णमोहन जी के बड़े भाई, सब लोग थे उस जगह पे, पैसा देते समय भी सब लोग थे। उस चेंबर को भी आप जानते हैं, साकेत कोट में वो चेंबर है, उस चेंबर को भी आप जानते हैं कि कहां पे पैसा दिया गया था। आपके लोग गए हैं, आपके जाने के बाद गए हैं, और झूठ बोलते हैं आप कि आपको पता ही नहीं कि पैसा कौन लिया। चंदन गोरे का जहां तक बात है, चंदन गोरे से मैं बात करके करीब 1 घंटा उसे समझाने का मैं प्रयास किया हूं, और उस लड़का को भी बहकाया गया है बोलने के लिए। मैंने हमेशा अहिंसक रास्ते के लिए संगठन में पैरवी की, वकालत की, कम से कम नुकसान हो, कम से कम समाज का डैमेज हो। लेकिन यहां तो क्या स्थिति है समझ में नहीं आती है। और एक बात मैं और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, इसी समय सुन लीजिए मेरा बात। विरोध करना मेरा कोई रुचि नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है साहब। किसी का विरोध करना मेरा कोई, मुझे इसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, 1% भी नहीं साहब, 1% भी नहीं। संगठन को सृजन करने का दिमाग लगाया, सारा दिल लगाया, दिल से काम किया हूं संगठन में। आज अगर आरोप लगता है ना तो दिल रोता है मेरा। इस संगठन के जड़ को मैंने सींचा था, उसी पे आप पनपे हैं, और झूठी बातों के आधार पर, प्रचार तंत्र के आधार पर आप अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। कितना दिन चलेगा साहब? चंदन गोरे को बुझाता है कि सीपीआई क्या होता है, आस्तिक और नास्तिक क्या होता है, सीपीआई एमएल क्या था, सीपीआई में दोनों में क्या अंतर है। कौन बहका रहा है उन लोगों को? लखीसराय से ज्यादा खून खराबा हम लोगों ने मगध और शाहबाद की धरती पे देखा है। गाजियाबाद बंदी, एक इस्तीफा पड़ गया तो उनका भी मजाक बनाया गया। कहा गया गाड़ियां तो गुरुग्राम से गाजियाबाद जाती थी बंदी कराने, क्या वो गुरुग्राम वाले भी अब आपके साथ हैं क्या साहब? हैं क्या आपके साथ साहब? जवाब देंगे? मैं एक चीज एकदम साफ कह रहा हूं, मेरा काम विरोध करना नहीं है साहब, इसके बाद भी आप जो कर रहे हैं कीजिए, लेकिन अगर आप
प्रपंच के शिकार होते हैं, आप केस में फंसते हैं, आप मारे जाते हैं, उसका जवाबदेही न हम पे होगा और न समाज पे होना चाहिए। और अगर आपको अपने वजूद पर इतना अहंकार है तो नाम का संगठन अपना बना लीजिए साहब, समाज का नाम मत उछालिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना है आपसे, समाज का नाम मत उछालिए। अगर आप इतने बड़े फिगर हो चुके हैं तो साहब समाज का नाम मत उछालिए। आप अपने नाम पर संगठन क्यों नहीं बना लेते हैं आप? संगठन में एक मीटिंग भी हुआ था। मीटिंग के अंदर करीब करीब 1 दर्जन से ऊपर पॉइंट रखा गया था। कहा गया कि मीटिंग में सारा बात सॉल्व हो गया और मीटिंग के बाद गला मिला गया और उसके बाद जैसे तैसे किया गया। साहब ये नहीं बताते हैं कि संगठन के पदाधिकारियों का टीम आपने 7 नवंबर के बाद किससे पूछकर भंग किया था? पूरे संगठन को भंग कर दिया गया और पूरे संगठन को 2 महीना तक इसी प्रकार से रखा गया। इसे कहते हैं अहंकार, इसे कहते हैं अहंकार। और मैंने तो यही तो बात की थी कि संगठन में जो नई पदाधिकारियों की सूची बनेगी उस कमिटी के माध्यम से बनेगी। मैं तो साहब आपका व्यवहार मॉनिटर करना चाहता था। बातों के जवाब देने से जवाबदेहियां खत्म हो जाती हैं क्या? मैंने बहुत सी बातों को रखा है। जो कार्यकर्ताओं का पक्ष है वो उस मीटिंग में रखा है और सारे चीज मेरे सामने पड़े हुए हैं। तो उन पे अमल करना था। इसके पहले भी बहुत सारा आश्वासन दिया गया, लेकिन अमल किसी चीज पे नहीं किया गया। मैंने कहा कोई भी फैसला लीजिए, कोई भी संगठन है उसका एक सामूहिक तंत्र होता है फैसला लेने का। आरएसएस में कोई भी अच्छा संगठन में जब आप काम करते हैं, कोई भी अहम फैसले हैं वो कमिटी लेती है, वो एक कमिटी लेती है साहब। संगठन के अंदर कोई कमिटी था? श्री कृष्ण अनुग्रह रथ यात्रा निकाला गया, श्री बाबू अनुग्रह रथ यात्रा। उससे किसी से भी कोई राय सलाह नहीं किया गया। आपने मुझे फोन करके कहा कि इसके पक्ष में पोस्ट डाल दीजिए, मैंने नहीं डाला पोस्ट। दिल्ली में मैंने जब मीटिंग किया तो मैंने जब बोला था कि आपको कोई भी फैसला संगठन में सामूहिक लेना चाहिए, क्या आपने उसका अनुपालन किया? आपने नहीं किया। आपने फैसला लिया, संगठन के लाखों रुपए बर्बाद किए भूमिहार और राजपूतों को एक करने के नाम पर। रैली के बाद संगठन के अकाउंट में 2 लाख रुपए करीब थे बचे हुए, सारे पैसे स्वाहा। किसी से नहीं पूछना है, सारा खर्च जैसे मनाना है वैसे करना है, किसी को नहीं बताना है। 2 डिसीजन लिए, आंख मूंद कर पालन किया जाए। तानाशाही है क्या ये? तानाशाही दुनिया में अब कहां चल रही है साहब? कॉर्पोरेट कल्चर में सर नहीं बोलना होता है सीनियर को, पता है आपको? आप मिलिट्री स्टाइल से चलाना चाहते हैं। मिलिट्री और सिविलियन प्रोफेशंस में बहुत अंतर होता है साहब। आप मिलिट्री में काम किए हैं ना, सिविलियन प्रोफेशंस में नहीं काम किए हैं ना। वहां अपने सर सीनियर को सर भी नहीं लोग बोलने देते हैं। मेरे खुद के सीनियर्स हैं, 10 साल सीनियर। हम बोलते थे कि प्रभात सर, व्हाई डू यू कॉल मी प्रभात सर, व्हाई डोंट यू कॉल मी प्रभात? मिलिट्री और सिविलियन प्रोफेशंस में दोनों में बहुत अंतर होता है।
तो संगठन को आप मिलिट्री स्टाइल में चलाना चाहते हैं। श्री कृष्ण अनुग्रह रथ यात्रा में श्री बाबू के पोता के आने की बात आपने कही थी कि माउर से जो झंडा दिखाया जाएगा वो श्री बाबू का पोता दिखाएंगे। क्या श्री बाबू के पोता माउर में झंडा दिखाने आए? आप औरंगाबाद में जाकर उनसे मिले, निखिल चौधरी जी से। स्वाभाविक है, बहुत कद्दावर शख्स हैं वो। क्या वो पटना से औरंगाबाद, जो पेमा शायद गांव का नाम है, अनुग्रह बाबू के गांव आए? वो नहीं आए। तो मैं इसे कैसे समझूं कि यह सफल कार्यक्रम था? आपने किसी से संगठन में नहीं पूछा इस बारे में, कोई चर्चा नहीं की, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देना है। क्या यह संगठन का काम करने का तरीका है साहब? बहुत श्रद्धा था कि मेरे समाज के लड़के जो मुख्तार अंसारी के साथ फोटो खिंचाते हैं, जो पप्पू यादव के साथ फोटो खिंचाते हैं, वो उन्हें एक समाज में आइकन दिया जाए, एक समाज में आइकन मिले। इसलिए साहब आपको चमकाए हम लोग, आप समाज के लिए आगे बढ़े, आपके पीछे हमने समर्थन दिया, तन मन धन से, कोई छल और प्रपंच नहीं। बदले में परिवार पर कीचड़ उछालते हैं आप। श्री बाबू अनुग्रह रथ यात्रा के बाद ग्रुप है सोशल मीडिया निगरानी करके, उसमें इनका लिखा हुआ 2 है, उसका स्क्रीनशॉट मैं डालूंगा अभी कमेंट के अंदर। 2 लाइन लिखा हुआ है, जो भी पदाधिकारी आज के रथ यात्रा में भाग नहीं लेंगे उन्हें अपने हिसाब से जवाब तैयार रखना होगा। जब एकला चलो की नीति पर ही सारे कार्यक्रम सफल या असफल होने हैं तो फिर ये झुमका और बाली की तरह लटक पदाधिकारी किस काम के? जवाब 3 फरीक को चाहिए। तो ये आप बता दीजिए, जो आप इनके साथ चल रहे हैं, झुमका और बाली कौन कौन है भाई? संगठन के अंदर पदाधिकारियों से बात करने का यह तरीका है क्या? मिलिट्री स्टाइल? झुमका और बाली की तरह लटक पदाधिकारीकरण किस काम के? संरक्षक को मां बहन के गालियां दो, एक के पीछे उसको, उसके पीछे उसको, उसके पीछे उसको। तो जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगा, जिसका स्वाभिमान नहीं होगा, वो जय जय करेगा। नए उम्र के लड़के जो ग्रेजुएट 12th पास है, जिनके माथा पे पट्टी बना हुआ है आंख पे, वो कर सकते हैं। उसके बाद का दूसरा लाइन सुनिए, ठोस कारण हो तो समझा जा सकता है, लेकिन अहम वहम के वजह से नहीं आने वाले पदाधिकारी अपना रास्ता बोरिया बिस्तर समेट कर तैयार रखेंगे। ऐसे संगठन नहीं चलता है। जब नाम का ही पदाधिकारी बनाना है तो कोई नैया नौआ धोबी को भी बना दिया जाएगा। बहुत काबिल लाइन में खड़े हैं। बारे वाह, सही साहब, क्या बात है साहब। तभी ना आपका भ्राता श्री गरिया रहा है, अनंत सिंह को गाली दे रहा है, उल्लास पांडे को गाली दे रहा है, इंदु भूषण जी को गाली दे रहा है। क्या कहना है साहब, किसी को भी गाली दे सकते हैं आप। तो हमारे और हमारे परिवार को गाली देने में आपको कितना वक्त लगेगा साहब? आप जो सुन रहे हैं, लटक झुमका और बाली के जो लटक पदाधिकारीगण हैं, आपको गाली देने में कितना देरी लगेगा? संगठन के कार्यकर्ता मर्यादा में रहें, संगठन के पदाधिकारी मर्यादा में रहें। संगठन के अध्यक्ष की कोई मर्यादा नहीं है। मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा, देखिएगा आप। क्या प्रभाकर जी, आप भी रट लगाए रहते हैं, ये सब पहले क्यों नहीं बोले? खुले आप बोलते हैं कि संगठन के बाहर आके क्यों बोलते हैं? खुले में बोलने में आप लोग को यही ना परेशानी होता है, संगठन के बाहर आके क्यों बोलते हैं? 75 बार यही ना बोले आप। संगठन के अंदर ये सब हो रहा था तब आप कहां थे? आपके पदाधिकारियों से सवाल पूछिए आप। पदाधिकारियों को गाली दी गई, मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं। आप कौन पदाधिकारी संगठन के अंदर पूछा इस पर सवाल, ऑब्जेक्शन खड़ा किया? क्यों नहीं किया आप? ये क्या बोलने का तरीका है क्या किसी को? संगठन ये भूमिहार समाज है साहब। हर एक गली में एगो शेर सोया हुआ है।
आप झुक कर चलेंगे। लोग, ये समाज इतना दिलदार है, आप अगर झुक कर चलना सीखेंगे साहब, तो आपके सामने हारने के लिए तैयार है, आपके सामने जीत आपका रख देगा दिल से। हम जैसे लोगों की भी यही प्रवृत्ति है। लेकिन अगर आप प्रपंच और बुद्धि बल से इस समाज को जीतने की चेष्टा करेंगे तो साहब आपके लिए संभव नहीं है। घोर देगा आपको पानी में जैसे मिस्री घूरता है। आज भी मेरे मन में आपके प्रति कोई द्वेष नहीं है साहब। मैं आपका क्यों कुछ बिगाड़ूंगा? मेरे को क्या मिल जाएगा उससे बिगाड़ने से? लेकिन संगठन के अंदर एक दायित्व तो था मेरे ऊपर। संगठन के अंदर रहते हुए एक दायित्व तो था ना ऊपर। मैं इसी उत्तरदायित्व की बात आपसे कर रहा हूं। संगठन का कोई समाधान है? 2 साल से संगठन चल रहा है, कौन सा नियम कानून है संगठन के अंदर? आप बता दीजिए। संगठन में क्या अनुशासन समिति है? संगठन के अंदर क्या स्टेट टीम है? 2 पेज का जो पदाधिकारी नियुक्ति निकलता है, क्या आपके पदाधिकारियों का पावर डिफाइंड है? मैं कहने के लिए उपाध्यक्ष हूं, उपाध्यक्ष के रूप में मुझे संगठन में क्या अधिकार हासिल है? हमको ही नहीं पता है साहब, हमको नहीं पता है कि मेरा क्या अधिकार है। क्या कभी लागू किया गया? नहीं लागू किया गया। क्यों नहीं लागू किया गया? उसमें अध्यक्ष को भी हटाने की एक प्रक्रिया होती है साहब। लेकिन यहां तो डिक्टेटर बनना था। आपको डिक्टेट करना था। हटाने की प्रक्रिया कैसे हो सकती है? अध्यक्ष को कोई हटा ही नहीं सकता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है साहब। ऐसे तो कोई कहे कि प्रधानमंत्री को कोई नहीं हटा सकता है, ऐसे कोई कहे कि राष्ट्रपति को कोई नहीं हटा सकता है, ऐसे कोई कहे मुख्यमंत्री को कोई नहीं हटा सकता है। तो संगठन में भी आपको कोई नहीं हटा सकता है। संगठन का कोई संविधान आज तक नहीं लागू हो पाया। बताइए किस पदाधिकारी का सिग्नेचर है साहब? बताइए आप। संगठन का कहां संविधान है? दिखाइए हमको कोई। वो हम बनाए थे, बीजेपी के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के मैंने एक संविधान भी तैयार किया गया था, लेकिन उसके प्रति कोई संजीदगी नहीं दिखाई गई। मैं समझ गया था कि क्या वो जो सरपट भागने वाला जो चाल है, मैं चाल गमता हूं आपके। आप क्या बोलते हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बैकड्रॉप ऑफ माइंड को पढ़ता हूं। आपके कौन सी बात किस सोच से कह रहे हैं उसको पढ़ने का प्रयास करता हूं मैं। संगठन का एग्जिस्टेंस अगर चाहते हैं साहब, सबसे पहले जो अनुशासनहीनता है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। संगठन के साथ हजारों समर्पित कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। मैं उनके अहित में नहीं सोच सकता, मैं उनका कोई अहित नहीं चाहता, और मैं चाहता हूं कि ये जो श्रम हुआ है ये बर्बाद नहीं जाए। इतना जिल्लत के बाद भी मैं ये अपील आपसे कर रहा हूं साहब। और मेरी कोई योजना नहीं है कि किसी पद और इसके प्राप्ति की। आपको गलतफहमी है हिंदू राज रंजन सिंह जी। अध्यक्ष बनने का ख्वाब देखने का आरोप लगाते हैं। किस आधार पर लगाते हैं साहब? क्या हम आपकी तरह ग्राउंड पे टाइम दे सकते हैं नौकरी करते हुए? आपके बीच हम रह सकते हैं क्या? नौकरी छोड़ने की बात मैंने कभी की है? मैं नहीं छोड़ूंगा। पारिवारिक जवाबदेही है, उसको कौन निभाएगा? लेकिन आपको इस बात का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता है कि एक व्यक्ति अपने करियर में एक शेड्यूल के रहने के बावजूद अपना कीमती वक्त निकाल के, मैं परिवार का भी वक्त निकाल के आपको देता हूं। और किस तरह से आप पिछला लाइव में मजाक बना रहे थे वो मैंने देखा। मैं तो समाज का शुक्रगुजार हूं। आप भी समाज का ऋणी मानिए कि आपको इतनी ऊंचाई इस समाज ने दिया, हम लोगों ने दिया।
ऑब्लाइज कीजिए। आप आंख दिखाकर नेता नहीं बनिएगा साहब। आप रिस्पेक्ट कीजिए लोगों को। एक बड़े व्यक्तित्व की पहचान क्या होती है जानते हैं साहब आप? एक बड़े व्यक्तित्व की पहचान होती है कि वो कितने भी छोटे व्यक्ति से मिले, उसे कभी अपने छोटेपन का एहसास नहीं होने देगा। एक बड़े व्यक्तित्व की यह पहचान है। और आपका पहचान आपका अहंकार है। आपको साहब समझना पड़ेगा इस चीज को। जी मैं जो बात था मैंने कह दिया है, और शायद आप इस चीज को समझेंगे, संवेदनशीलता के साथ समझेंगे। कहना मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने अपनी बात को रखा है। क्या लिखते हैं साहब कि कुछ तो शर्म कीजिए। किस चीज का शर्म? मैंने किसी का इज्जत लुटाया, डकैती किया है क्या? धमकी तो गोलू बाबू किसी को नहीं देना चाहिए। क्यों धमकी दीजिएगा? किसको किसको धमकी देते चलिएगा? आप प्रेम से इस समाज को जीत सकते हैं, प्रेम से, सम्मान से। समाज भूखा है, लेकिन आप इसे आंख दिखाकर नहीं जीत सकते हैं। आप तमाम साथियों का इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जरूरी लगा कि मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दूं, और मैं ज्यादा छीछा लेदर में विश्वास नहीं करता। मैं समझता हूं कि मेरी ऊर्जा, मेरे सोच, मेरा कर्मशीलता, वह इसमें बर्बाद ना हो, बेकार ना हो। नकारात्मक चीजों में बेकार ना दो हो। किसका नस्ल तबाह कीजिएगा? सब तो, अगर आप परिवार मानते हैं, मुखिया जी इसलिए बढ़े, या समाज का नेतृत्व जो करने वाला इसलिए बढ़ता है कि समाज का व्यक्ति अगर उस पर गोली चलाने की भी बात करता है तो उसमें उस सहन करने की क्षमता होती है। इस समाज में वही नेतृत्व कर पाएगा या बढ़ पाएगा जिसमें सहन करने की क्षमता होगी, बातों को सहन करने की क्षमता होगी। आपको समाज कंधा पे उठाया ना, आप समाज के बीच चले, आपके कमजोर पृष्ठभूमि के बावजूद हम लोग जैसे लोगों ने आपको समर्थन दिया ना, उसका मान रखिए, कद्र कीजिए साहब, उसको बर्बाद मत कीजिए। आप सभी को प्रणाम, लाइव में इतना समय देने के लिए। और मैंने अपनी सारी बातें जो थी लगभग रख चुका हूं। संगठन के कार्यकर्ताओं के हित में मैंने भी कुछ बात रखी, और मुद्दे थे वो भी मुझे याद है, मेरे सामने खुले हुए हैं। और मैं जो भी स्क्रीनशॉट कहा हूं इसके कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप खोज लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप सभी।